हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो डॉट नेट टेक्नोलॉजी की वन शॉट वीडियो है। और इस वीडियो में हम पूरी यूनिट यानी यूनिट 1 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं हम, यूनिट 1। तो एंड तक इसे पूरा देखिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम यूनिट 1 को डिस्कस करते हैं। बात करते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉट नेट को। डॉट नेट क्या होता है? डॉट नेट एक डेवलपर प्लेटफॉर्म है। डेवलपर प्लेटफॉर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डेवलपर द्वारा यूज किया जाता है। डॉट नेट में आपको टूल्स मिल जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिल जाती हैं और लाइब्रेरीज का यूज किया जाता है। यानी जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, वैसे आपको मैं बता दूं कि डॉट नेट के अंदर आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। और इन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए डॉट नेट आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, अलग अलग लैंग्वेजेस प्रोवाइड करता है, कुछ लाइब्रेरीज को भी प्रोवाइड करता है। और इन सब का यूज करके आप डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो डॉट नेट एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डॉट नेट जो है वो आपका डिफरेंट टाइप से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आप अगर डॉट नेट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि डॉट नेट कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आप लिनक्स पे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैक ओएस पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, विंडोज़ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आईओएस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड्रॉयड पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप डॉट नेट कोड को वहाँ एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो आपका ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन है डॉट नेट का। ये आपकी बहुत सारी जो वेबसाइट रन कर रही होती हैं उनको सपोर्ट करता है। जो सर्विसेज होती हैं, वेब सर्विसेज कह सकते हैं, उनको सपोर्ट करता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, और भी जो आपके डेस्कटॉप पे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उनको भी सपोर्ट करता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के थ्रू आप कोई भी रनिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और बहुत सारे आप विंडोज़ पे सर्विसेज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका आर्किटेक्चर जान लेते हैं कि क्या आर्किटेक्चर होने वाला है इसका। हम सबसे पहले बात करें कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में कोड को लिख लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है डॉट नेट में, तो आप अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसे डेवलप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप सी शार्प लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, एफ शार्प लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, विजुअल बेसिक को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है डॉट नेट। तो आप किसी भी लैंग्वेज में कोड को लिख सकते हैं। कोड को लिखने के बाद आपको क्या करना है, कंपाइलर का यूज़ करना है। उस लैंग्वेज से रिलेटेड कंपाइलर होगा, उस कंपाइलर के थ्रू कंपाइल कराना है कोड को, और उसके बाद उसे दे देना है CIL को। ठीक है, CIL फिर CLR को देगा और CLR फिर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, चलिए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि जो आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क है, इसके दो मेन कंपोनेंट हैं। दो मेन कंपोनेंट क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि ये जो आपके कंपोनेंट हैं, उनके थ्रू ही डॉट नेट फ्रेमवर्क में आप किसी भी एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जिसे हम CLR भी कहते हैं, और दूसरा है डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। तो इन दोनों ही कंपोनेंट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क में किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर पाते हैं। तो अब इन दोनों का क्या क्या काम है ये देखते हैं। सबसे पहला डिस्कस करते हैं कंपोनेंट कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है वो एक एग्जीक्यूशन इंजन है जो कि रनिंग एप्लीकेशंस को हैंडल करता है।
यानी जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उसके बाद जब उसको रन करते हैं, तो उस समय रनिंग एप्लीकेशंस को हैंडल करने का काम करता है CLR। जो भी आपके एप्लीकेशंस होंगे उनके कोड को एग्जीक्यूट करेगा CLR। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे थ्रेड मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन, टाइप सेफ्टी, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये सारी सर्विसेज CLR प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है क्लास लाइब्रेरीज। क्लास लाइब्रेरीज जो है वो आपको सेट ऑफ API प्रोवाइड करती हैं। सेट ऑफ API का क्या काम होता है? सेट ऑफ API जो है वो आपका यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू आप फाइल्स को रीड कर सकते हैं, फाइल्स को राइट कर सकते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को तो कनेक्ट कर सकते हैं, ड्राइंग करना चाहते हैं तो भी आप अपनी क्लास लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास लाइब्रेरीज आपको इन सभी के लिए API प्रोवाइड करती है, और API के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कर पाते हैं। ठीक है, तो क्लास लाइब्रेरी जो है वो आपको सेट ऑफ API प्रोवाइड करेगी, जिससे आप कॉमन फंक्शनैलिटी को कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका डेटा टाइप्स के लिए भी आपको प्रोवाइड करती है कि स्ट्रिंग के लिए क्या डेटा टाइप होगा, डेट्स के लिए क्या डेटा टाइप होगा, नंबर्स के लिए क्या डेटा टाइप होगा, ये भी सब आपको क्लास लाइब्रेरी से पता चलता है। ठीक है, अब आपका जो डॉट नेट है डॉट नेट एप्लीकेशंस होंगी वो आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख पाएंगे, यानी C#, F#, विजुअल बेसिक, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप एप्लीकेशंस को लिख सकते हैं। लिखने के बाद कोड को आप क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। कंपाइल करेंगे लैंग्वेज ऑगोस्टिक, यानी कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। ठीक है, यानी कोड को कंपाइल करने के बाद आप क्या करेंगे? आपका कोड कंपाइल होने के बाद एक लैंग्वेज में जनरेट होगा, जिसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेट करेगा कोड। ठीक है, कंपाइल होने के बाद फिर इस कंपाइल कोड को हम असेंबलीज में स्टोर कर सकते हैं। असेंबलीज ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं, ये आपकी सेल्फ क्रिएट नहीं की जाती हैं। जब भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा होता है डेवलपर, तो असेंबलीज अपने आप क्रिएट हो जाती हैं, और ये आपकी फाइल्स को स्टोर करती हैं .dll और .exe फाइल एक्सटेंशन के साथ। तो जब आप एप्लीकेशंस को रन कर रहे होंगे, CLR जो है वो असेंबलीज से इन कोड को लेगा और जे जस्ट इन टाइम कंपाइलर यानी JIT कंपाइलर का यूज़ करके इन्हें मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, और वो कोड जो है वो आपका स्पेसिफिक आर्किटेक्चर पे, स्पेसिफिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे रन होने लगेगा। ठीक है, अब एक एक करके जानते हैं कि CLR क्या है। एक डिटेल व्यू में पढ़ते हैं कि CLR क्या है। CLR का क्या काम है? CLR बहुत ही कोर कंपोनेंट है, बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क का। ये आपके पूरे के पूरे डॉट नेट एप्लीकेशन में जो कोड लिखा हुआ है उसको मैनेज करेगा, पूरे आपके कोड की लाइफ साइकिल को मैनेज करेगा, उसके एग्जीक्यूशन को मैनेज करेगा। ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी आपने एप्लीकेशन अगर डॉट नेट फ्रेमवर्क में डेवलप करना चाहते हैं तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। क्योंकि CLR जो है वो आपका बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सिक्योरिटी, टाइप सेफ्टी, ये सारे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। तो CLR जो है वो आपका कोड को मैनेज करता है, साथ में कोड को एग्जीक्यूट करता है, आपके एप्लीकेशन के कोड को, और अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जब डॉट नेट एप्लीकेशन जो है वो कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को जनरेट करता है, जिसे हम CIL कहते हैं। और CIL यानी जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड जनरेट हुआ है, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम भी CLR करता है। तो CLR बहुत ही ज़्यादा जो है फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, CLR जो है वो आपका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए। इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होती है? जैसे कि अगर आपने एक प्रोग्राम एक डॉट नेट फ्रेमवर्क डॉट नेट लैंग्वेज में लिखा, ठीक है, तो यानी आपने कोई प्रोग्राम लिखा है किसी एक डॉट नेट लैंग्वेज में, और आप चाहते हैं कि किसी अदर लैंग्वेज की लाइब्रेरी को यूज़ करना, तो उसे हम कहेंगे इंटर ऑपरेबिलिटी। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
यानी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी, ये भी फीचर प्रोवाइड करता है CLR। तो CLR आपको अलग अलग फीचर प्रोवाइड करता है। पहला तो आपका कि कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, कोड को हैंडल कर रहा है। दूसरा आपके अगर कोई बग अकर हो रहा है उसको मैनेज कर रहा है। फिर इंटरऑपरेबिलिटी आपकी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच में प्रोवाइड कर रहा है कि आपने अगर एक लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को लिखा, दूसरी लैंग्वेज के आप क्लास लाइब्रेरीज को यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो CLR एसेंशियल कंपोनेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क का। ठीक है, ये आपके एप्लीकेशन को रोबस्ट बनाता है, सिक्योर बनाता है, इंटरऑपरेबल बनाता है। ये आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें कि आपने अगर किसी भी लैंग्वेज में कोड को लिखा, कोड को लिखने के बाद आप उस लैंग्वेज से रिलेटेड कंपाइलर से आप कंपाइल कराएंगे, आपको एक लैंग्वेज जनरेट होगी जिसे हम कहेंगे कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और इस कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज को हम CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को दे देंगे और ये JIT कंपाइलर का यूज़ करके उसे नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इतना आपने समझ लिया है। इसके बाद हम देखें तो CLR के भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपका कॉमन टाइप सिस्टम, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, गार्बेज कलेक्टर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ये सब हमें CLR के अंदर मिल जाते हैं। तो इनका क्या क्या रोल है। कॉमन टाइप सिस्टम किस लिए यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले हम बात करें कॉमन टाइप सिस्टम की। तो अगर आपने मान लीजिए कि कोई जो कॉमन टाइप सिस्टम है वो आपका क्या करता है, अगर आपको कोई भी डेटा टाइप रन टाइम पे बताना है, डिक्लेयर करना है, या फिर डेटा टाइप को यूज़ करना है या डेटा टाइप को मैनेज करना है, तो उसके लिए कॉमन टाइप सिस्टम गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कॉमन टाइप सिस्टम जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा कि आप रन टाइम पे कैसे डेटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्रॉस लैंग्वेज कम्युनिकेशन का भी फीचर प्रोवाइड करता है कॉमन टाइप सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे VB.NET के पास इंटीजर डेटा टाइप है और C# के पास इंट डेटा टाइप है इंटीजर को मैनेज करने के लिए। तो कंपाइलेशन के बाद int32 का यूज़ किया जाएगा दोनों डेटा टाइप्स के थ्रू। और सो CTS जो है वो आपको डेटा टाइप का यूज़ करके कोड को मैनेज करना सिखाता है। ठीक है, तो CTS प्रोवाइड द डेटा टाइप यूजिंग मैनेज्ड कोड। ठीक है, तो CTS जो है वो आपको डेटा टाइप प्रोवाइड करता है मैनेज्ड कोड के साथ, जिससे आप कॉमनली अपने कोड को दिखा सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोड बना सकते हैं। इसके अलावा जो CTS है कॉमन टाइप सिस्टम, ये आपका क्या करता है, ये आपके दो टाइप का होता है, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। जब आप वैल्यू डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन पे आप स्टोर करते हैं तो वैल्यू टाइप है। अगर आप डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन पे ना स्टोर करके आप मेमोरी रेफरेंस दे रहे हैं तो वो रेफरेंस टाइप होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम CLS यानी कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन पे। तो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन सेट ऑफ रूल्स कंटेन करता है और ये सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो सभी लैंग्वेज के द्वारा फॉलो किया जाता है। यानी .NET में जितने भी सपोर्टेड लैंग्वेजेस हैं उन सभी लैंग्वेजेस के द्वारा ये रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का जो आपका रूल है, और ये जो कॉमन रूल होगा ये आपके जो लैंग्वेज इंटीग्रेशन है इसको इम्प्लीमेंट करने में इजी बनाएगा। ठीक है, और ये आपके क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस और डिबगिंग में भी हेल्प करता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के थ्रू आप इंटरऑपरेबिलिटी भी एप्लीकेशंस के बीच में कर पाते हैं। ठीक है, .NET लैंग्वेजेस का यूज़ करके, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर हम बात करते हैं बेस क्लास लाइब्रेरी की। बेस क्लास लाइब्रेरी क्या होती है, तो हम बात करें अगर क्लास लाइब्रेरी की, क्लास लाइब्रेरी दो टाइप की होती हैं। एक तो होता है आपका बेस क्लास लाइब्रेरी। बेस क्लास लाइब्रेरी जो है वो आपकी बेसिक क्लास लाइब्रेरी है, जिसमें आपको बेसिक डेटा टाइप्स, बेसिक आपको जो आपके कह सकते हैं कि ये आपको
बेसिक लैंग्वेजेस के लिए जो आपके सिंटैक्स यूज़ होते हैं वो सब प्रोवाइड करता है। तो बेसिक क्लास लाइब्रेरी एक सब पार्ट है फ्रेमवर्क का, जो कि आपको लाइब्रेरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के लिए। ठीक है, और प्राइमरीली ये C# लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किया गया था। ये आपके सिस्टम के नेम स्पेस को इंक्लूड करता है, जो आपके कोर डेटा टाइप्स हैं उनको इंक्लूड करता है। बेसिक क्लास लाइब्रेरी जो है वो अगर आप बड़े लेवल पे ले जाएं, इसमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करें, तो वही बन जाती है डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। तो बेसिक क्लास लाइब्रेरी जो है वो आपका सब पार्ट कह सकते हैं आप फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी की। ठीक है, FCL के अंदर आता है BCL, यानी बेसिक क्लास लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या होती है तब? फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जो है इसमें बहुत सारी क्लासेस, नेम स्पेसेस, इंटरफेसेस, वैल्यू टाइप्स, ये सभी आपके इसके अंदर आते हैं। तो आप कह सकते हैं ये वाइड वर्जन है आपके क्लास लाइब्रेरी का, ये बड़ा वर्जन है। जबकि इसके अंदर आता है आपका बेसिक क्लास लाइब्रेरी, जिसमें आपको बेसिक बेसिक सिंटेक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपकी ये क्लास लाइब्रेरी है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो आपको करने के लिए आप बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो क्लासेस आपकी क्या क्या फंक्शंस कर सकती हैं? जैसे आपको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बताना है तो भी आप बना सकते हैं। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट कराना है तो भी आप करा सकते हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करना है उसके लिए भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। कम्युनिकेशन विथ अंडरलाइन सिस्टम, इसके लिए भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, डेटा को एक्सेस करना है तो भी क्लासेस हैं। इसके बाद GUI बेस्ड एप्लीकेशन जो होंगी उसको क्रिएट करना है तो भी आपके बहुत सारी क्लासेस हैं। वेब क्लाइंट या सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप करना है उसके लिए भी आपको फंक्शनैलिटी के लिए क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये सारे आपको कहाँ मिलेगा? फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इंटरमीडिएट लैंग्वेज की। तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या होता है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज का काम क्या है कि जब भी आप कोड को कंपाइल करते हैं तो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेट होती है, जिसे हम कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं। तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क द्वारा यूज़ किया जाता है, जो कि आपके मशीन इंडिपेंडेंट कोड को जनरेट करता है कंपाइलेशन के बाद। ठीक है, यानी सोर्स कोड को जब आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद आपका एक मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट होता है जिसे हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं। और ये आपके जो सोर्स कोड होते हैं वो आपके किसी भी डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं। पर्पस क्या है कि आपको कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेट होगी जिसे हम कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं। तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है वो आपका स्टैक बेस्ड असेंबली लैंग्वेज है, जो कि आपका कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में एग्जीक्यूशन के दौरान। और ये आपका कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफाइन किया गया है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज को। इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है वो आपका ऑटोमेटिक जनरेशन के लिए, कंपाइल कोड को के ऑटोमेटिक जनरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए इसके सिंटैक्स को लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या कहलाता है? माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी हम इसको कहते हैं, MSIL, या फिर कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज या CIL कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए CIL या MSIL, तो दोनों ही सेम बात है। ये आपका इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेट हुआ होता है जिसे हम कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज या MSIL कहते हैं। ठीक है, और इसे बाद में CLR द्वारा यूज़ किया जाता है। तो CIL एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड असेंबली लैंग्वेज है, और ये आपका CPU और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, जो कि आपका किसी भी एनवायरनमेंट में आपको एग्जीक्यूट किया जा सकता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर का क्या यूज़ है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है वो आपका CLR का पार्ट होता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर है तो ये कंपाइल करेगा। कंपाइल किसे करेगा? ये आपके जो आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर है। ठीक है, A language specific compiler convert the source code to the intermediate language, यानी जो आपके इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्टेड कोड है उसे लेता है JIT कंपाइलर, और JIT कंपाइलर इसे लेके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है बेसिकली। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर का काम क्या है कि जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेट हुई है कंपाइल करने के बाद, उस इंटरमीडिएट लैंग्वेज को लेके मशीन कोड में कन्वर्ट करना।
ठीक है, ये आपका काम है जेट कंपाइलर का। तो जेट कंपाइलर जो है ये आपका रिक्वायर्ड है टू स्पीड अप द कोड एग्जीक्यूशन। अगर आप कोड की एग्जीक्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं कोड एग्जीक्यूशन की, तो जेट कंपाइलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये आपका मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, जेट कंपाइलर जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज को कॉमन मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं असेंबलीज की। असेंबलीज क्या होती हैं? तो असेंबलीज जो है वो आपका डॉट नेट में सिंगल डिप्लॉयमेंट यूनिट होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको कलेक्शन ऑफ टाइप्स एंड रेफरेंसेस मिल जाते हैं। असेंबलीज जो है एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज़ की जाती हैं। सारे रिसोर्सेज आपके जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करता है रिसोर्सेज, वो सारे असेंबली के अंदर मिल जाएंगे आपको। जैसे क्लासेस, स्ट्रक्चर्स, इंटरफेसेस, ये सारे आपको असेंबलीज के अंदर मिल जाती हैं। असेंबली ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। जब भी डेवलपर किसी भी विंडोज़ एप्लीकेशन को डेवलप करेगा तो असेंबलीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। और असेंबली जो है वो आपकी डीएलएल, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, या फिर ईएक्सी दोनों टाइप की हो सकती हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या है? किसी भी फाइल को स्टोर करना। ईएक्सी जो है वो आपका एग्जीक्यूटेबल है, यानी डॉट नेट एप्लीकेशन पैकेज के अंदर देर हो सकता है कि कोई एक ईएक्सी फाइल हो, तो ईएक्सी फाइल हो सकती है। अगर ईएक्सी फाइल नहीं है तो वो डीएलएल फाइल होगी। ठीक है, ईएक्सी फाइल जो है वो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसे एग्जीक्यूट किया जाता है। डीएलएल जो है वो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसमें आपके फंक्शंस और प्रोसीजर्स लिखे होते हैं कि कैसे आपको जो है क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स यूज़ हुए हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो सारा आपका डीएलएल के अंदर लिखा होता है। तो डीएलएल और ईएक्सी दोनों टाइप की फाइल जो है वो असेंबलीज में स्टोर की जाती हैं। तो असेंबली कह सकते हैं आप कलेक्शन ऑफ टाइप्स एंड रिसोर्सेज है, यानी डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज जो आपके एप्लीकेशन को डेवलप करते टाइम यूज़ किए जाते हैं, उन सभी रिसोर्सेज को हम असेंबलीज में रखते हैं। तो असेंबलीज जो है वो आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, इसमें आप इसे आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी परमिशंस भी यहाँ पे होती हैं डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए। तो ये सब चीज़ें असेंबली में होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि असेंबलीज क्या होती हैं। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि हमने क्या क्या इस वीडियो के अंदर यूनिट 1 के अंदर पढ़ा है। यूनिट 1 के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया है डॉट नेट फ्रेमवर्क को, कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है। उसके बाद डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर कैसे काम हो रहा है, यानी जब हम एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डेवलप कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डेवलप करने के बाद, उसे कोड को लिखने के बाद हम उसे कंपाइल करा रहे हैं। कंपाइल करने के बाद हम एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं, जिसे हम कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कह रहे हैं। इसे हम सीएलआर को दे रहे हैं। सीएलआर बहुत ही कोर कंपोनेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क का, और सीएलआर इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज को लेके जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज़ करके उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है, और इस मशीन कोड को आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन करा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा डॉट नेट फ्रेमवर्क में जब एप्लीकेशन को डेवलप करना होता है तो ये पूरा काम होता है, पूरा प्रोसेस होता है, जिसे हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हमने असेंबलीज को भी डिस्कस किया। असेंबलीज फाइल्स को स्टोर करने के काम आती हैं, रिसोर्सेज के स्टोर करने के काम आती हैं। जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज़ किया, जस्ट इन टाइम कंपाइलर को पढ़ा, जिसमें आपका क्या होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर आपके इंटरमीडिएट लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।